हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके बीच आ गया हूं अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक रूल्स ही पढ़े थे। आज हम लोग एक डेरिवेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले में आपको बताया था कि अगर किसी कंटेनर में, इसके अंदर मान लो कंटेनर बंद है और इसमें क्या है, गैस कोई फिल है, तो हमको पता है कि क्या होता है कि ये गैस जो होती है इस कंटेनर के इस वाल पे, इस वाल पे, इस वाल पे और इस वाल पे क्या करती है, प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो हमको यही फाइंड करना है कितना प्रेशर लगाती है, ये हमको फाइंड करना है। तो आज का जो हेडिंग है हमारी, वो है आपका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस, ड्यू टू आइडियल गैस। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन करना है कि आइडियल गैस अगर इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है तो कितना प्रेशर वो क्रिएट करती है। देखिए डेरिवेशन है छोटा, थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन के सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर के लिए मैं सबसे पहले क्यूब बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्यूब बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ क्यूब क्यूब के जैसा ही लगे, क्योंकि वैसे वैसे फिगर ज़्यादा बढ़िया बनते हैं नहीं। तो इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे बना दिया और इसको ऐसे। ठीक है, कुछ ठीक ठाक बन गया। अब ये क्यूब बन गया, इसकी जो साइड है, क्यूब की साइड है भैया, वो कितनी है, स्मॉल ए। ठीक है, इसके अंदर गैस फिल है। तो धीरे धीरे हम आगे बताते भी चलते हैं। तो इसकी साइड ए है, यहां लिख देंगे साइड ऑफ क्यूब कितना है, स्मॉल ए। तो इसका अगर हम वॉल्यूम आप लोगों से कहें कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो कितना होगा भैया आपका, ए क्यूब हो जाएगा। साइड क्यूब होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब अगर इस चैम्बर के अंदर, इस क्यूब के अंदर जो गैस भरी है, अगर गैस भरी है, तो अगर हम माने इफ स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m, और यहाँ पे मॉलिक्यूल भरे कितने हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर कितने स्मॉल n भरे हुए हैं। तो अगर हम टोटल मास ऑफ गैस कहें, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें टोटल मास ऑफ गैस, कितना हो जाएगा, कैपिटल एम से इसको डिनोट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, एक मास, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने एन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अभी देखिए सब कंसिडरेशन चल रही है। उसके बाद जो इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, भाई गैस मॉलिक्यूल तो वो अपनी अपनी डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे इफ रैंडम वेलोसिटीज, रैंडम वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर C1, C2, C3, C4 डाटा। रैंडम वेलोसिटी का मतलब है कि मॉलिक्यूल चाहे किधर भी जाए, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब ये इधर भी जाए इधर जाए, जहां इसका मन होगा वो होता है रैंडम वेलोसिटी। तो C1 C2 मान लिया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल अगर वो एक्स डायरेक्शन में जाता है, लेट इन एक्स डायरेक्शन, देखिए रैंडम में तो कोई डायरेक्शन नहीं,
अगर इन एक्स डायरेक्शन, अगर वो मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जाता है, इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी हो जाएंगी, x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर मान लेते हैं इन y डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन। अगर मॉलिक्यूल z डायरेक्शन में, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, z1, z2, z3, z4 डॉट। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे जब मॉलिक्यूल की कोई भी डायरेक्शन नहीं है तब तो ये है, अगर वो मॉलिक्यूल x में सिर्फ जा रहा है तो x1 x2 वेलोसिटी है, पहले मॉलिक्यूल की x1 होगी, दूसरे की x2 होगी, तीसरे की x3 होगी। अगर वो मॉलिक्यूल y में जा रहे हैं ये होगी, अगर z में जा रहे हैं, अगर z में जा रहे हैं इस साइड में, अगर z डायरेक्शन इधर बनाए तो ये क्या हो जाएगा, z1 z2 z3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम, ये तो हो गया हमारा कंसिडरेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल की जरा फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल, ये हो गई उसकी एक्स डायरेक्शन, ये हो गई उसकी वाई डायरेक्शन, ये हो गई उसकी जेड डायरेक्शन, ये जेड हो गई, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल तो उसको हम 1 कर लेते हैं, ये 1 कर लेते हैं, ये 1 कर लेते हैं, और इसकी जो रैंडम वेलोसिटी होगी वो मान लेते हैं c। इस तरीके का कोई एक फिगर बनेगा। ठीक है, x1, y1, z1 ये होगा रैंडम वेलोसिटी। ऐसे ही हर मॉलिक्यूल का रहेगा। तो उसके बाद ये हमको पता है, अगर हम यहाँ से C1 निकालें तो हमको मैथ के रूल से पता चलता है C1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, y1 होगा y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम C2 स्क्वायर लिखें तो क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अगर हम C3 स्क्वायर लिखें तो हो जाएगा x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन, जितना भी रहेगा। इस पूरे एक बंच को हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, क्योंकि 2 तक तो बनी गई है। ठीक है, इतना भैया ये कंसिडरेशन हो गया। देखिए मैंने अभी किया कुछ नहीं है, ना डेरिवेशन स्टार्ट किया, कुछ नहीं किया। डेरिवेशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस समझने वाला है। ठीक है, देखो मैंने किया, सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लिया उस चैम्बर का, देखो सामने रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल मास ऑफ गैस कितना वो निकाल दिया, उनकी रैंडम वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन ये दे दिया, एक्स डायरेक्शन में ये दे दिया, वाई में ये दिया, जेड में दे दिया। मैथ का रूल लगा कर मैंने एक ही इक्वेशन बना ली। अब जो होगा, अब मेरा डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे फिर से एक फिगर बनाता हूँ, वही वाला है, क्योंकि वो बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करूंगा, उससे बढ़िया मैं दूसरा खट से बना लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ये लो भैया मेरा फिगर बन गया। ये सिस्टम बढ़िया है, इसमें अपने आप वो फिगर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, नहीं तो हम कहाँ तक एडजस्ट करते घूमते। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इस सरफेस से, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो ए बी सी डी, यहां से एक मॉलिक्यूल चलता है किधर, ई एफ जी एच वाली सरफेस की तरफ। ठीक है, इधर क्यों चलता है, तो मोमेंटम कितना होगा, तो जब वो प्लस एस के, ये देखो इधर की ओर चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, प्लस डायरेक्शन हो जाएगी, यहां लिख देंगे इन प्लस एक्स डायरेक्शन मोमेंटम, तो P1 मान लेते हैं, तो मोमेंटम क्या होता है, m इंटू बी, तो m हो जाएगा
इंटू x1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मालिक्यूल किधर चल, एक मालिक्यूल ये है, ये कहाँ चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है। ठीक है, जब x डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी, और इसका मास कितना है, m है, स्मॉल m है। ठीक है, उसके बाद जब ये यहाँ पे टकराएगा, टकरा करके क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये टकराया और टकरा के क्या हुआ, इधर वापस आया। अब जब वापस आएगा तो पॉजिटिव तो इधर था, अब इधर जा रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यहाँ लिख देंगे इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कितना होगा, P2 टू इजिकल टू, भाई कुछ चेंज तो होगा नहीं, तो ये होगा वही, लेकिन क्या लग जाएगा यहाँ पर, सिर्फ माइनस लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ माइनस लग जाएगा। अब देखो, जाने में कितना था mx1, आने में कितना है mx1, तो यहां पर हम चेंज निकाल लें, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, होता क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो होता है चेंज मतलब फाइनल मतलब इनिशियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स वन माइनस एम एक्स वन, तो कितना आ गया, -2m(x1). मतलब क्या हुआ, उसके पास इतना मोमेंटम में कमी आई है, इतना मोमेंटम में कमी आ गई है। ये कमी कैसे आई होगी, ये इसको ऐसे समझ लेते हैं, यहां से बंदा गया मार्केट में 100 रुपीज लेकर के, मार्केट में गया 100 रुपीज लेकर के, और वापस आया तो उसके पास 20 रुपए थे। कमी कितने की हुई, 80 रुपए की उसके पास कमी हो गई। ये तो कमी गई कहाँ, ये गई है उस मार्केट में, मार्केट में उसने क्या किया, 80 रुपए खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इतनी कमी आ गई, वो सिर्फ टकराए तो इस दीवार से है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल कितना होगा, इतना मोमेंटम उसने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर्ड मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल। कौन सी वॉल है, ई एफ जी एच, कितना होगा, 2m(x1), इतना मोमेंटम क्या हुआ, वो इतना मोमेंटम उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है एक कोलिजन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो ये मॉलिक्यूल यहाँ गया, टकराया और यहाँ तक आ गया, तो उसका कितना मोमेंटम उसने दीवार को ट्रांसफर किया, ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइम निकालें, अगर हम टाइम निकालें एक कोलिजन में, तो लिख देंगे टाइम टेकन इन वन कोलिजन, एक कोलिजन में टाइम, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या लिख देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसको हम ऐसे लिख दें, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, ये ट्रायंगल जैसा बन गया। ठीक है, अलग देख दें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम निकालना है हमको, टाइम टेकिंग वन कोलिजन, टी निकालना है। अब देखो जरा, यहां से गया और यहां तक आ गया, ये क्यूब है, तो यहां से यहां तक ए डिस्टेंस चला, यहां तक गया, फिर ए डिस्टेंस चला, तो यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 2a, क्योंकि ए उसकी साइड थी, तो 2a डिस्टेंस ट्रेवल की, और कितनी स्पीड से चल रहा था एक्स में, x1 की स्पीड से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a/x1, यानी कि एक कोलिजन में उसको इतना टाइम लगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम, ये तो हो गया एक कोलिजन में लगा समय, तो अगर हम यहां से निकालना चाहें कोलिजन इन 1 सेकेंड, ध्यान समझिएगा, कोलिजन 1 सेकेंड में कितना होगा, तो हम इसको x1/2a लिख सकते हैं। जैसे टी समय में इतना है कोलिजन, और 1 सेकेंड में कितना होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो अब हम देखिए, दीवार को कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा था, इतना, 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे, इतने, तो यहां लिख देंगे मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल इन 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा, कि 1 सेकेंड में कितना कोलिजन हो रहा था
इनटू एक कॉलेज में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो कितना हो गया भैया आपके ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 1/a m x1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, m x1 स्क्वायर अपॉन a, यानी कि मोमेंटम ट्रांसफर द वॉल इन 1 सेकेंड क्या हुआ, इतना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर 1 सेकेंड में। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज करें, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो एक पहला मॉलिक्यूल के द्वारा अप्लाई किया फोर्स कितना हो जाएगा, mx1 स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में 1 सेकंड में, तो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड में किसके बराबर होगा, f1 के बराबर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, mx2 स्क्वायर अपॉन ए, और उसके लिए तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, mx3 स्क्वायर बाई ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखिए भैया, अब मैंने किया क्या, अब हमको ये पता चल गया है कि जो मॉलिक्यूल हैं जब सारे के सारे x डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल उस फेस पे, देखो जरा इसको फिगर सामने ले आओ, यहाँ से देखिए, जब मॉलिक्यूल सब x डायरेक्शन में चल रहे थे तो इस फेस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था, हर एक मॉलिक्यूल कितना कर रहा था, ये सब आ गया हमारे पास। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फोर्स उस सरफेस पे कितना लग रहा था, नेट फोर्स F इक्वल सब ऐड कर देंगे, M कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ से a भी तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से m अपॉन ए यहाँ ले लो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये हो जाएगा f x की डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जब मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में सभी चल रहे हैं तो कितना फोर्स डेवलप कर रहे हैं, हमको फोर्स थोड़ा निकालना, हमको तो प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्रेशर इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, px इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, fx अपॉन एरिया a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा m, स्मॉल रहेगा भैया, ये सब स्मॉल है, ये m अपॉन ए क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर है, ये पहले भी है, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, px निकल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब सभी के सभी मॉलिक्यूल x में चलेंगे तो इस सरफेस पे कितना प्रेशर क्रिएट हुआ, ये हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने निकाल दी। अब हम लोग सिमिलरली पी वाई भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, m अपॉन ए क्यूब, ये तो वही रहेगा, बस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली pz भी निकाल सकते हैं, m अपॉन ए क्यूब z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब तीनों डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर हमारे सामने आ गया है। एक हमको पता है कि टोटल प्रेशर, हमको टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर, अब हम निकालेंगे टोटल प्रेशर उस कंटेनर के अंदर कितना है, P, तो क्या हो जाएगा, px प्लस py प्लस pz जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन एज मैंने आपको जब एग्जाम्पल पढ़ाए थे तो उसमें बताया था, सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, बताया था कि जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है वो सब सेम रहती है, जिनकी px किसके बराबर होगा, py के बराबर होगा, ये होगा pz के बराबर। तो यह वैल्यू रखो तो इसको हम लिख सकते हैं, सो px प्लस py प्लस pz इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3p के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, 1/3। अब ये पहले ऐसे लिख लेते हैं, px प्लस py प्लस pz। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सब ये वैल्यू पुट कर देना। देखो ध्यान से, m अपॉन ए क्यूब सबसे कॉमन हो जाएगा, तो यहां से रखते हैं p 1/3
m अपॉन ए क्यूब कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कि बार बार हमको कोई चीज लिखने की जरूरत ना पड़े। देखो जरा, तो स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, प्लस x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x1 वाले तेरे पास पास लिख दिए, 2 वाले पास पास लिख दिए, 3 वाले पास पास लिख दिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो एक इक्वेशन जिसको मैंने एक बंच इक्वेशन बनाई थी, ये देखो ये वाली इक्वेशन 3 में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, c1 स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, c2 स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 3 यहाँ लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, p इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m अपॉन ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डॉट। ठीक है, यहां से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू स्मॉल m अपॉन 3 ए क्यूब, हो जाएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन m। ये चीज देखो क्या लिखी हुई है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M अपॉन 3, ये क्या लिखा है, ये वॉल्यूम लिखा है, ये हो जाएगा v, और इसकी जगह लिख सकते हैं c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने c स्क्वायर किसके बराबर लिखा है, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, c इज इक्वल टू अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन n। जिसको बोलते हैं भैया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों के बन गए, p इक्वल टू 1/3 m अपॉन v इंटू सी स्क्वायर। इसको m अपॉन v की जगह डेंसिटी भी लिख सकते हैं, तो p इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा लगा होगा, लेकिन डेरिवेशन बड़ा नहीं है, बस समझने वाला है। ठीक है, बस मैंने किया क्या, यहाँ पर प्रेशर को, ये मान लिया सारे मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक मॉलिक्यूल जब एक्स में जाता है तो वो इस सरफेस पे कितना फोर्स क्रिएट करता है, ये मैंने सबसे पहले निकाल दिया, ये F1, ये सबसे पहले मैंने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने किया क्या, सिमिलरली सारे मॉलिक्यूल एक्स में चल रहे हैं तो फोर्स निकाल दिया, उनको ऐड कर दिया तो क्या निकल आया, प्रेशर निकल के आ गया। ठीक है, प्रेशर निकल के आ गया, प्रेशर से मैंने वही हमको तीनों फोर्स प्रेशर ऐड करके तीनों में निकाल दिया। ठीक है, ये आपका जो डेरिवेशन का रिजल्ट आया ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन बेटा बड़ा जरूर है, लेकिन कठिन इतना नहीं है कि आपको समझ में ना आए। हाँ, एक बार पक्का माइंड से वो शांत मन से देखेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि एक, अब देखिए छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा कोई बड़ा खास टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, अब जो छोटा है, सबसे पहला जो रिलेशन है, एक है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा रिलेशन। देखो अभी मैंने क्या प्रूफ किया था, 1/3 रो सी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
अब यहां पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां पर इसको हम लोग अगर हम लिखें डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो वेलोसिटी वाला है, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। ये लिख देंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहां पे जब रखेंगे तो 1/2 रो, और ये हो जाता है c। v को हम किस में चेंज कर देते हैं, c में चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसको इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए, बस। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो हो जाएगा P अपॉन काइनेटिक एनर्जी E रख देते हैं इज इक्वल टू 2/3, और ये तो कट जाएगा, तो यानी कि हमारा रिलेशन आ गया P इक्वल टू 2/3 E। ये रिलेशन आपका भैया इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में आपके एकेडमी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, P इक्वल टू 2/3 होगा या 3/2 होगा, समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये आपके सामने रिलेशन है। उसके बाद और एक छोटा सा है, एक और है आपके पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये भी भैया ये तो एज इट इज ऐसे ही पूछ लिया जाता है हेडिंग के साथ, और कुछ नहीं है। देखो अभी मैंने बताया था P इक्वल टू 1/3 कैपिटल M V इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू 1/3 कैपिटल M सी स्क्वायर, ठीक है। पीवी की जगह क्या ले सकते हो, या लिख देंगे एज वी नो दैट पीवी इक्वल टू क्या होता है, आरटी। तो यहां पर हम आरटी रख देंगे, आरटी इक्वल टू 1/3 M सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर लिखना चाहें तो सी स्क्वायर इक्वल टू 3RT अपॉन M, ठीक है। ये कैपिटल M है आपका, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3 कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट T, ठीक है। ये आपका आ गया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। और कभी देखिए C क्या था भैया, हमारा C था हमारा RMS वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इसको कभी कभी आपको VRMS ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो इसको हम लोग VRMS डायरेक्टली कोस अंडर रूट टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो रिप्रेजेंटेशन है अपना, ठीक है। तो यही है सिर्फ आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग और है, एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। यहां पर हमको पता है अगर हम मॉलिक्यूलर वेट लिखें, मॉलिक्यूलर वेट लिखें तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n इंटू एम लिख देते हैं। ये क्या था आपका एवोगाड्रो नंबर था, m क्या था, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो आप लोग सब पहले से जानते हो। अब देखो अभी हमने डेरिवेशन किया था P इक्वल टू 1/3 कैपिटल M अपॉन V इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। इधर ले आओ इसको, पी वी इक्वल टू 1/3 और m की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो स्मॉल n इंटू एम सी स्क्वायर, ठीक है। पीवी, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है भैया, आर टी, ये वैल्यू पुट कर दो, तो आर टी और इस n को नीचे ले आइए, तो हो जाएगा 1/3 M सी, ठीक है। हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है, 1/3 है, अगर 1/2 बन जाए तब तो काम हो जाए,
तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड कर दो, सिर्फ इसने इतने को। ठीक, अब देखो जरा, तो R अपॉन एन टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 1/2 mc²। ये बन गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। बस mc² इज इक्वल टू 3/2 R अपॉन एन इंटू टी। ये होगी हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहां पर जो R अपॉन एन लिखा हुआ है, R अपॉन एन को हम लोग एक के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नाम है भैया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल मोल इनवर्स केल्विन। ठीक है, बस ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आ गया काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 के। ये जो रिलेशन आपको पता है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये रिलेशन आपका पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक था हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हुए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हुए हैं। रिजल्ट उसमें आपके एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको एक बार देखिए, हो सकता है एक बार में ना समझ में, मैं नहीं कहता एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन गारंटी है अगर इसको दूसरी बार अच्छे समझोगे पक्का समझ में आ जाएगा 100%। और जहाँ पे ना समझ में आए पूरा कमेंट बॉक्स में अपना वो कन्फ्यूजन पूछ लीजिएगा, मैं आपको तुरंत आपका वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सिख साथी भैया, फिर मैं ये कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इससे मैं और भी अच्छी चीज़ आगे आपको बताता रहूँगा और हमारे चैनल से बस जुड़े रहिए। तो इसी साथ ही फिर भैया आज की इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।